रात के 11 बज चुके थे जब रंजीत ने अपना मालगाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। पुराना WDM-3A डीजल लोको था, नंबर 16557। 30 साल से इसी इंजन को चला रहा था रंजीत। हर आवाज, हर झटका, हर कंपन उसे याद था। साला आज फिर से नाइट ड्यूटी। उसने बुदबुदाते हुए अपनी थर्मस से चाय का घूंट लिया। उसका असिस्टेंट मुकेश वो अभी तक नहीं आया था। ये लड़का हमेशा लेट आता है। 10 मिनट बाद मुकेश हांफता हुआ आया। सॉरी भाई साहब, बस छूट गई थी। चल बैठ जा, देर हो रही है, कंट्रोल वाले बार बार फोन कर रहे हैं। रंजीत ने इंजन को 3rd पोजीशन में डाला। पीछे 60 डब्बे लदे थे, कोयला, सीमेंट, लोहा। मालगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकली। रात का वक्त था इसलिए ट्रैक खाली थे। उनका रूट था मुगल सराय से इलाहाबाद। 100 किलोमीटर का सफर जंगलों और वीरान इलाकों से होकर। पहले 20 किलोमीटर तो ठीक रहे। मुकेश गाना गुनगुना रहा था, रंजीत चुपचाप आगे देख रहा था। हेडलाइट की रोशनी पटरियों को चीरती हुई आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक रंजीत को कुछ दिखा। बहुत दूर पटरी पर कुछ खड़ा था, कोई आदमी या शायद कोई जानवर। मुकेश देख तो, वो क्या है आगे? मुकेश ने गाना बंद किया और आगे झुककर देखा। कहाँ भाई साहब? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वहां बिल्कुल पटरी के बीचों बीच। रंजीत ने हॉर्न बजाया। लंबी कर्कश आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई निकली। जैसे जैसे गाड़ी नजदीक आ रहे थे वो चीज साफ नजर आने लगी। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बीच पटरी पर खड़ी, बिल्कुल शांत। ये पागल है क्या? हट नहीं रही। रंजीत ने फिर हॉर्न मारा, लगातार 3 बार, लेकिन औरत हिली तक नहीं। भाई साहब ब्रेक लगाओ, मुकेश चीखा। रंजीत ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। 60 डब्बों की मालगाड़ी को रोकना आसान नहीं था। पहिए चीखने लगे, चिंगारियां उड़ने लगी, पूरा इंजन थर्राने लगा। लेकिन जब तक गाड़ी उस जगह पर पहुंची वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली पटरी। ये क्या भला थी? मुकेश की आवाज कांप रहे थे। रंजीत ने पसीना पोंछा। पता नहीं यार, शायद कोई जानवर था या मुझे गलत दिखा हो। नहीं भाई साहब, मैंने भी देखा था, वो औरत थी सफेद साड़ी में। रंजीत ने गाड़ी फिर से चालू की। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। चल आगे बढ़ते हैं, यहाँ खड़ा रहें तो शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों चुप थे, सिर्फ इंजन की कड़कड़ाहट और पटरियों के खटखट सुनाई दे रहे थे। 10 मिनट बाद रंजीत को फिर कुछ दिखा। इस बार पटरी के किनारे वही औरत, वही सफेद साड़ी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो औरत तो पीछे थे और उन्होंने 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रखे थे। मुकेश, वो फिर से मैं देख रहा हूं भाई साहब। मुकेश की आवाज में दहशत थी। औरत अब पटरी के बिल्कुल करीब खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी उसने अपना सिर उठाया। रंजीत की सांस अटक गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, बिल्कुल खाली। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, सिर्फ चिकनी सफेद त्वचा। हे भगवान! मुकेश ने अपना मुंह ढक लिया। रंजीत ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, 80, 90। उसे पता था मालगाड़ी को इतनी तेज नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अब डर उस पर हावी हो गया था। कंट्रोल को फोन करो, उसने मुकेश को कहा।
मुकेश ने कांपते हाथों से वायरलेस उठाया। कंट्रोल कंट्रोल क्या क्या सुन रहे हो? सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई, फिर एक चीख, एक औरत की चीख, इतनी तेज कि दोनों ने अपने कान बंद कर लिए हैं। मुकेश ने वायरलेस फेंक दिया। ये क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या हो रहा है? शांत रहे, बस घबरा मत। रंजीत खुद को संभाल रहा था, लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे। गाड़ी अब एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थे जो कुछ मीटर आगे तक दिखाई देती थे। तभी गाड़ी की रफ्तार अचानक कम होने लगी। क्या हुआ? मुकेश ने पूछा। पता नहीं, मैं तो फुल थ्रॉटल दे रहा हूं। रंजीत ने पावर हैंडल को आगे पीछे किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। बीच जंगल में पूरी तरह खामोशी। इंजन बंद क्यों हो गया? मुकेश की आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। रंजीत ने स्टार्टर घुमाया, कुछ नहीं, फिर से घुमाया, कुछ भी नहीं। इंजन बिल्कुल डेड था। और फिर उन्होंने सुना जैसे कोई छत पर चल रहा हो। इंजन के छत पर दोनों ने ऊपर देखा। धीमे नियमित कदम, किसी का वजन साफ महसूस हो रहा था। कदम आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे, फिर रुक गए, बिल्कुल उनके सिर के ऊपर। कौन है वहां? रंजीत ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे, कुछ इंजन की साइड विंडो के पास आया। एक हाथ, सफेद लंबी उंगलियां, कांच पर खरोचने लगा। मुकेश ने रंजीत का हाथ पकड़ लिया। भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। रंजीत ने टॉर्च उठाई और विंडो की तरफ रोशनी मारी। वो औरत बाहर खड़ी थी, बिल्कुल विंडो के सामने। उसका खाली चेहरा सीधा उनकी तरफ था, और जहां मुंह होना चाहिए वहां अचानक एक दरार खुली। एक मुस्कान, लेकिन इतनी चौड़ी कि पूरे चेहरे को दो हिस्सों में बांट दे। उसमें सिर्फ अंधेरा था और दांत टेढ़े मेढ़े, तेज दांत। भागो! रंजीत चीखा, लेकिन कहां भागते? वो एक बंद इंजन में थे, बीच जंगल में, और वो चीज बाहर खड़ी थी। औरत ने अपना हाथ कांच पर रखा और फिर कांच पिघलने लगा। हाथ के नीचे जैसे वैक्स पिघलता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुकेश बार बार बुदबुदा रहा था। रंजीत ने दरवाजे की तरफ देखा। पीछे का दरवाजा, इंजन के पीछे वाला हिस्सा। अगर वो वहां से निकल सके तो शायद पहले डिब्बे तक पहुंच जाए। मुकेश मेरे साथ आ अभी। दोनों पीछे की तरफ भागे। रंजीत ने दरवाजा खोला। ठंडी रात की हवा अंदर आई। बाहर सिर्फ अंधेरा था, घना गाढ़ा अंधेरा। कूद जा! रंजीत ने मुकेश को धक्का दिया। मुकेश जमीन पर गिरा, फिर संभल कर खड़ा हो गया। रंजीत भी कूदा। दोनों पटरी के किनारे खड़े थे। मालगाड़ी का विशाल सिलहूट अंधेरे में दिख रहा था। अब क्या करें? मुकेश ने पूछा। चल वापस जाते हैं, पैदल ही सही, पीछे वाले स्टेशन तक। लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे भी वही औरत खड़ी थे। अब दो नहीं, चार थे, सब एक जैसी, सब सफेद साड़ी में, सबके चेहरे खाली। आगे भाग! रंजीत चीखा। वो दोनों पटरी पर दौड़ने लगे। पीछे से कदमों की आवाज आ रहे थे, लेकिन ये कदम नहीं थे, ये कुछ और था, जैसे कोई चीज जमीन पर खिसट रही हो। मुकेश पीछे मुड़कर देखा
उसकी चीख रात के अंधेरे में गूंज गई। वो औरतें अब चल नहीं रही थीं, वो तैर रही थी हवा में, जमीन से लगभग 2 फीट ऊपर, और तेजी से करीब आ रहे थे। रंजीत भाई, वो आ रही हैं। रंजीत ने एक पुल देखा, थोड़ा आगे एक छोटा सा पुल, एक नाले के ऊपर। बस उस पुल तक पहुंचना है। क्यों, उसे खुद नहीं पता था, बस कुछ उसे कह रहा था कि वो लोग पानी के पास सुरक्षित रहेंगे। वो दोनों पुल पर पहुंचे और नीचे कूद गए। नाले में पानी कम था लेकिन कीचड़ ज्यादा। वो दोनों कीचड़ में धंस कर बैठ गए। ऊपर पुल पर वो औरतें आकर रुक गए। सबके सब वो नीचे देख रहे थे लेकिन नीचे आ नहीं रहे थे। पानी, मुकेश ने फुसफुसाया। वो पानी के पास नहीं आ सकती। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट वो औरतें वहीं खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे एक एक करके गायब होने लगीं, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। रंजीत और मुकेश नाले में बैठे रहे सूरज निकलने तक। जब सुबह की पहली रोशनी आसमान पर फैली तो दोनों ने हिम्मत करके बाहर निकलना शुरू किया। पुल के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ पटरी और दूर उनकी मालगाड़ी खड़ी थे। वो दोनों धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़े। इंजन का दरवाज़ा खुला था, अंदर सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ एक चीज़ अलग थी। विंडो पर जहां उस औरत ने अपना हाथ रखा था वहां कांच पिघला हुआ था और उसमें हाथ के निशान थे, 5 लंबी उंगलियों के निशान। रंजीत ने स्टार्टर घुमाया, इंजन एकदम से चालू हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने गाड़ी चलाई और अगले स्टेशन पर पहुंचे। वहां स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि इतनी देर क्यों हुई। रंजीत ने मुकेश की तरफ देखा। मुकेश ने सिर हिलाया। टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर, रंजीत ने कहा। स्टेशन मास्टर ने नोट किया और जाने दिया। बाहर आकर मुकेश ने रंजीत को कहा, भाई साहब अगली बार से मैं नाइट ड्यूटी नहीं लूँगा। रंजीत ने आसमान की तरफ देखा, सूरज चमक रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं भी नहीं, उसने कहा। लेकिन एक बात बता, क्या तुझे वो आवाज़ें सुनाई थी जब हम नाले में बैठे थे? कौन सी आवाज़ें? गाना, किसी औरत का गाना, बहुत दूर से, बहुत पुराना कोई गाना। मुकेश खामोश हो गया और फिर धीरे से बोला, हाँ मैंने भी सुना था। दोनों चुपचाप घर की तरफ चल दिए। उस रात के बाद रंजीत ने बहुत कोशिश की, उस रूट के बारे में पता लगाया, पुराने रिकॉर्ड ढूंढे। उसे पता चला कि 15 साल पहले उसी पटरी पर एक हादसा हुआ था। एक पैसेंजर ट्रेन पुल से नीचे गिर गए थे। 25 लोग मारे गए थे, उसमें से ज्यादातर औरतें थीं। एक शादी से लौट रहे थे, सब सफेद साड़ी पहने थे, दुल्हन की सहेलियां। उनकी लाशें नाले में मिली थी, कीचड़ में बुरी तरह से जली हुई, चेहरे पहचान से बाहर। रंजीत ने फाइल बंद कर दी। कुछ चीजें जाननी नहीं चाहिए, उसने सोचा, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। हर रात को वो सपने में देखता था, पटरी, सफेद साड़ी, खाली चेहरे, और सबसे बुरी बात, जब भी वो ट्रेन में होता उसे लगता कि कोई साथ बैठा है विंडो के पास चुपचाप। वो देखता नहीं, देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बस कोने की नजर से कभी कभी एक सफेद साया दिखता था। वो जानता था कि वो अभी भी वहीं है, पटरी पर, इंतजार में किसी अगले यात्री का। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
रात काफी हो चुकी थी जब राज ने अपनी पुरानी जीप की चाबी घुमाई। ठंडी हवा के झोंके शीशों से टकरा रहे थे और दूर कहीं से उल्लुओं की आवाजें आ रही थे। उसके दोस्त अमन ने कहा था कि काली घाट के जंगल में रात को मत जाना, लेकिन राज को किसी की नहीं सुननी थी। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और पूर्णिमा की रात में जंगली जानवरों की तस्वीरें लेने का ये सबसे अच्छा मौका था। बस 2-3 घंटे, उसने खुद से कहा, अपना कैमरा टॉर्च चेक करते हुए। सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। लेकिन राज नहीं जानता था कि काली घाट का जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के हर पुराने चट्टान, हर सूखा पेड़ और हर अंधेरा रास्ता एक दास्तां छुपाए बैठा था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती थी। जब धीरे धीरे जीप जंगल के अंदर घुसती गई, पेड़ों की शाखाएं ऐसी झुकी हुई थी मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें नीचे की तरफ खींचा हो। राज ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पुराने मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े थे। टूटी हुई मूर्तियां, उजड़ी हुई दीवारें और खून जैसे लाल रंग से लिखे हुए कुछ अजीब निशान। अजीब, उसने सोचा, लेकिन रुका नहीं। तकरीबन 20 मिनट बाद जीप का इंजन अचानक बंद हो गया। राज ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। बैटरी डेड थी, हालांकि उसने सुबह ही चेक किया था। शानदार, वो बुदबुदाया गाड़ी से बाहर निकलते हुए। ठंडी हवा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने टॉर्च चलाई और अपना कैमरा बैग कंधे पर टांग लिया। चारों तरफ सन्नाटा था, वो भी ऐसा सन्नाटा जो नेचुरल नहीं लगता था। कोई चिड़िया नहीं, कोई झींगुर नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई एक अजीब सी आवाज। राज आगे बढ़ा। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, जिससे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने शेप्स बना रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के चारों तरफ सूखे फूल और टूटे हुए दिए बिखरे थे। उसने कैमरा निकाला और कुछ शॉट्स लेने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने व्यू फाइंडर में देखा, उसकी सांस रुक गई। कैमरे की स्क्रीन पर एक साया दिख रहा था, एक लंबा काला साया जो कुएं के किनारे खड़ा था। लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो कुछ नहीं था। ये क्या? उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। राज, इधर आओ। आवाज किसी औरत की थी, मगर उसमें कुछ अजीब था। वो एक साथ दूर और करीब दोनों लग रहे थे, जैसे किसी एको चैम्बर से आ रही हो। राज ने चारों तरफ देखा। कौन है? कोई है क्या? जवाब में सिर्फ हंसी आई, एक ठंडी कर्कश हंसी जो उसकी हड्डियों तक में उतर गई। वो पीछे हटा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक पुराना वुडन बोर्ड पड़ा था, जिस पर खरोच कर लिखा था, यहां से वापस जाओ, ये जंगल उसका है। उसका? किसका? राज की आवाज में घबराहट साफ झलक रहे थे। तभी जंगल में से एक और आवाज आई, इस बार किसी बच्चे के रोने की आवाज। राज फोटोग्राफर था, डॉक्टर नहीं, लेकिन वो इंसान था। अगर कोई बच्चा मुसीबत में था तो उसकी मदद करनी चाहिए। वो आवाज की तरफ दौड़ा। पेड़ों के बीच से झाड़ियों को पार करते हुए वो एक क्लियरिंग में पहुंचा।
वहां एक पुराना टूटा फूटा मकान था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक धुआं सा निकल रहा था। रोने की आवाज उसी घर से आ रहे थे। हेलो, कोई है अंदर? राज ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज और तेज हो गई। राज ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। घर के अंदर बदबू थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और चीजों की जिसे वो पहचान नहीं सका। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और फर्श पर अजीब अजीब तरह के सिंबल्स बने हुए थे। एक कमरे से रोने की आवाज आ रहे थे। राज ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, कोई बच्चा नहीं था, बस एक पुरानी टूटी हुई आईना था जो दीवार पर टंगा हुआ था और उस आईने में राज की चीख निकल गई। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और खाली काली आंखें जो सीधे राज को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राज पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसकी सांस भाप बनकर बाहर आने लगी। तुम मेरे जंगल में आए हो, आईने से आवाज आई। अब तुम मेरे हो। नहीं नहीं, ये कोई सपना है। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोले तो वो औरत आईने से बाहर निकल रहे थे। उसके हाथ अजीब लंबे थे, उंगलियां हड्डियों जैसी पतली और नाखून जैसे छुरे। राज चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा और किसी तरह दरवाजा खुल गया। वो बाहर गिरा, उठा और भागने लगा। पीछे से वो हंसी फिर सुनाई दी और अब वो और करीब थे। जंगल में हर तरफ से आवाजें आने लगी। किसी के चलने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज। पेड़ों की शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जमीन से हाथ निकल रहे थे। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च गिरा दी, लेकिन चांद की रोशनी में वो किसी तरह भाग रहा था। अचानक उसका पैर किसी जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। जली हुई त्वचा, गायब होंठ और दांत जो शार्क की तरह नुकीले थे। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, उसने कहा, अपना हाथ राज की तरफ बढ़ाते हुए। माफ करो, प्लीज प्लीज, मैं नहीं जानता था। राज रोने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक उसी पल दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। सुबह होने वाले थे। वो औरत चीखी, एक ऐसी चीख जिससे जमीन हिल गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो गायब हो गई। राज वहीं पड़ा रहा, सांस लेने की कोशिश करते हुए। जब सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी तो उसे अपनी जीप की आवाज सुनाई दी। वो उठा और लड़खड़ाते हुए वापस गया। जीप बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने इंजन स्टार्ट किया, पहली बार में ही चालू हो गया। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। जंगल के एंट्रेंस पर वो औरत खड़े थे, उसे देख रहे थे और उसके साथ सैकड़ों और भी साए थे। राज ने फिर कभी काली घाट का नाम ही नहीं लिया। उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड खाली थे, लेकिन उसके दिमाग में वो रात हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए थे। लोग कहते हैं कि अब भी वो रात में चीखता है और जब चांद पूरा होता है
तो वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता है वो औरत अभी भी इंतज़ार कर रही है। उसने राज को जाने दिया, लेकिन अगली बार माफ़ी नहीं होगी। वो कभी कभी आधी रात को राज को अपनी खिड़की के बाहर आवाज़ सुनाई देती है। राज, अगली पूर्णिमा मैं आ रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।